हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान विजय गोयल जी, जिनके नेतृत्व में हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर अनिल जैन, श्रीमान श्याम जाजू, बहन सुशीला बागड़ी जी, श्री राम किशोर जी, श्रीमान गुगन सिंह, मास्टर आजाद सिंह, श्री नंद किशोर जी, श्रीमान जय भगवान जी, श्री मनोज शौकीन जी, श्री अनिल झा, श्री विजय भगत, श्री नीलदमन खत्री जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, किसी भी परिवार में अगर एकाध बच्चे को पोलियो हो जाए तो वो पोलियो सिर्फ एक बच्चे को नहीं होता है, सिर्फ शरीर के एक अंग को नहीं होता है, एक प्रकार से परिवार के सारे सपनों को लकवा मार जाता है। पूरा परिवार तबाह हो जाता है, सारी पूंजी उस बच्चे की जिंदगी के पीछे लग जाती है। भाइयों बहनों, पोलियो के कारण जिस घर में पोलियो वाला बच्चा होता है, उन्हें पता होता है कि पूरे परिवार के लिए वो पीड़ा कितनी भयानक होती है। भाइयों बहनों, दिल्ली ने एक ऐसे शख्स को जन्म दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन पढ़ाई करके अच्छी खासी कमाई कर सकते थे। डॉक्टरी का पेशा दिल्ली में बहुत तगड़ा चल सकता था, लेकिन उन्हें उसमें रुचि नहीं थी। उन्हें रुचि थी गरीब का भला करने की, परिवार के दुखों को दूर करने की, और उन्होंने बीड़ा उठाया दिल्ली को पोलियो से मुक्त करना। भाइयों बहनों, उस समय तो उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद मिले और आज हिंदुस्तान पोलियो से मुक्त हुआ। आज किसी परिवार में पोलियो की बीमारी के कारण कोई संकट नहीं आता है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से डॉक्टर हर्षवर्धन ने बच्चों को पोलियो से बचाया है,
उसी प्रकार से दिल्ली की सरकार को भी पोलियो से मुक्त करना है। और दिल्ली सरकार को पोलियो से मुक्त करने का काम डॉक्टर हर्षवर्धन जी कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार को भी लगे हुए पोलियो से मुक्त करना है तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। और अगर हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाते हैं तो भाइयों बहनों, ये दिल्ली ऐसी बर्बाद नहीं हो सकती। आप बताइए भाइयों बहनों, आपको पीने का पानी का संकट है? पूरी ताकत से बताइए मुझे। पीने के पानी का संकट है? क्या दिल्ली सरकार को पीने का पानी पहुंचाना चाहिए? क्या आपको शुद्ध पीने का पानी मिलना चाहिए? क्या ये दिल्ली सरकार पीने का पानी हमारा हक है, क्या उसका कानून पास करके रुक जाएगी क्या? ये ऐसी दिल्ली में सरकार बैठी है कि भूख लगी है, हम कानून पास करते हैं। शुद्ध हवा चाहिए, हम कानून पास करते हैं। रोजी रोटी चाहिए, हम कानून पास करते हैं। भाइयों बहनों, आप देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, तीनों सरकारें कांग्रेस की होने के बावजूद भी हरियाणा ये कह दे कि हम दिल्ली को पानी नहीं देंगे, दिल्ली के लोग पानी के लिए तरसते रहे, लेकिन हरियाणा की कांग्रेस की सरकार के दिल में पीड़ा न हो और केंद्र में बैठी हुई सरकार अपनी ताकत का उपयोग करके दिल्ली को पीने का शुद्ध पानी न पहुंचा सके। भाइयों बहनों, क्या ऐसी निकम्मी सरकारों को बर्दाश्त करना है? भाइयों बहनों, पानी का संकट मेरे गुजरात में भी है। मेरे यहां तो यमुना जी जैसी नदी भी नहीं है, बारिश भी कम होती है, रेगिस्तान है। हमारे यहां 4000 गांव ऐसे थे जहां टैंकर से पानी देना पड़ता था। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के लिए टैंकर ये बहुत बड़ा उद्योग है। आपके दिल्ली में भी टैंकर से पानी पहुंचाना ये बहुत बड़ा उद्योग है। पूरी टैंकर भरने के बजाय आधी भरना, 4 चक्कर के बजाय 8 लिखवाना, कभी कभी आधी टैंकर ले जाना और 1/4 पानी बांटना और 1/4 दूसरी जगह पे बांटना, यही चल रहा है ना। और भाइयों बहनों, टैंकर के नाम पर बिल बनते हैं और रसीदें कटती हैं, रुपये खा जाते हैं। आपको पीने को पानी तो नहीं मिलता, लेकिन उनको खाने के लिए रुपये मिल जाते हैं। ये उद्योग मेरे गुजरात में भी पुरजोश चलता था, क्योंकि कांग्रेस के ब्लड में है भाइयों। ये कांग्रेस, जैसे कुछ लोगों को कुछ चीजों की आदत होती है ना, छूटती नहीं है, वैसे कांग्रेस को भी भ्रष्टाचार की आदत हो गई है। वो उसके बिना रह ही नहीं सकते, जी नहीं सकते, उनको नींद नहीं आ सकती है। वो 4 रोटी खाएं तो भी नींद नहीं आएगी, जब तक नोटें न खाएं उनको नींद नहीं आती।
भाइयों बहनों, गुजरात में भी पानी का संकट था और आप हैरान होंगे, हमारे यहां हिंदुस्तान पाकिस्तान जो सीमा है वो तो रेगिस्तान है, वहां तो पानी का नामो निशान नहीं है। वहां पर बीएसएफ के जवान, सेना के जवान तैनात हैं। उनको पानी पहुंचाने के लिए 900 के करीब ऊंट लगे हुए थे, कैमल। ये ऊंट दूर दूर से पानी भर के रेगिस्तान में चल करके आकर के सुरक्षा बल के जवानों को पानी पहुंचाते थे। भाइयों बहनों, आजादी के 60 साल हो गए। भारत मां की रक्षा करने वाले नौजवानों को नाव से पानी नहीं आता। आज तुम्हें 2 बोतल भी नहीं मिलेगा, 3 बोतल पानी मिलेगा, ये हाल था। भाइयों बहनों, भाजपा की सरकार आई गुजरात में और हमने मध्य प्रदेश से नर्मदा का पानी उठाया, पाइपलाइन लगाई और हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा तक पानी ले गए। उन जवानों को पीने का शुद्ध नर्मदा का पानी पहुंचा। 4000 गांवों में टैंकर थे। भाइयों बहनों, आज 9000 गांवों को नर्मदा का पीने का शुद्ध पानी हम पहुंचाते हैं। और पाइप की साइज क्या है पता है? पानी जो हम पहुंचाते हैं उसकी साइज इतनी बड़ी है कि शीला दीक्षित जी परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके कार पाइप में चला सकती है। अगर जनता का भला करना हो, अगर जनता की परेशानियां दूर करना हो तो परेशानियां दूर की जा सकती है। मेरे यहां बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो भी हम रास्ता निकाल सकते हैं। दिल्ली तो छाप छोटा सा है भाई, एक सिटी स्टेट है, इसका इंतजाम नहीं कर सकते आप। और 15 साल तक आपको बिठाया, क्या दिया आपके लिए दिल्ली को? भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, आपके घर में 4 साल का बच्चा होगा तो आपको अभी से चिंता होती है कि नहीं कि बच्चे को एडमिशन कहां मिलेगा, बच्चे को स्कूल में एडमिशन कहां मिलेगा, इसका टेंशन है कि नहीं आपको? आपको परेशानी है कि नहीं? बच्चे को स्कूल का एडमिशन दिल्ली में मिल सकता है? भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में पहले रहता था, संगठन का काम करता था। ज्यादा लोग जो मिलने आते थे मई जून में, वो चिट्ठी लिखवाने के लिए आते थे कि हाँ, गुजराती लोगों की परिचित स्कूलें हैं, जरा हमको एडमिशन के लिए कोई चिट्ठी लिख दो ना। ये तो हाल करके रखा हुआ है इन लोगों ने। भाइयों बहनों, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हो रहा है। आप मुझे बताइए भाइयों, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में वादा किया था, लोकसभा के चुनाव में, कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर वर्ष 1 करोड़ नौजवान को रोजगार मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, यहां कोई है जिसे दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? जरा पूरी ताकत से बताओ, यहां कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? यहां कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? यहां कोई है जो दिल्ली सरकार उसकी जिंदगी की चिंता करता हो? भाइयों बहनों, अगर नौजवान बेरोजगार रहेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो उस परिवार का क्या होगा, किसी ने कल्पना की होगी? उस नौजवान का क्या हाल होगा जिसके सारे सपने
एक के बाद एक टूटते चले जाते हो। भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सरकार है, चाहे राज्य की हो या केंद्र की, उसे हमारे देश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी की सोच ये सबसे बड़ा देश के लिए संकट है। आप मुझे बताइए, भगवान ने गरीब को 2 हाथ दिए हैं कि नहीं दिए हैं? जरा बताइए ना। भगवान ने गरीब को हाथ दिए हैं, हाथ में ताकत दी है, काम करने की इच्छा दी है, मेहनत करने को तैयार है। गरीब को भी सपने होते हैं, वो कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कांग्रेस पार्टी मानती है कि गरीब कुछ नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी को गरीब को अवसर देना चाहिए। गरीब भी देश की एक बड़ी शक्ति बन सकता है। इतना बड़ा मानव बल ये भारत के विकास के लिए बहुत बड़ी पूंजी बन सकता है। ये कांग्रेस की सोच ही नहीं है। वे गरीब को बोझ मानते हैं और सोचते हैं कि भाई ये गरीब है, चलो ये दे दो, वो दे दो, आफत निकालो। वो गरीब को आश्रित रखने में विश्वास करते हैं। वे गरीब को आर्थिक रूप से अपाहिज बनने में विश्वास करते हैं। वे गरीब को टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती की एक ताकत है, यहां का गरीब कितना ही गरीब क्यों न हो, लेकिन वो स्वाभिमान से जीना चाहता है। यहां का गरीब कोई शर्म रखे बिना जो भी मजदूरी मिले मजदूरी करने के लिए तैयार है। लेकिन बेचारों को बचपन में अवसर नहीं मिला, पढ़ाई कर नहीं पाया, उसको स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको हुनर सिखाना चाहिए। अगर थोड़ा सा हुनर सिखा दें तो ये हमारा गरीब मां बाप का बेटा भी सम्मान के साथ, ईमान के साथ अपने पसीने की कमाई से जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मजदूरी करना गुनाह है, मेहनत करना पाप है। अगर आप मेहनत करके निकले हो तो आप अछूत हो। इसीलिए तो यूपीए के कांग्रेस के नेता, यूपीए के नेता भाषण करते हैं, क्या चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? भाइयों बहनों, क्या चाय बेचकर गुजारा करना गुनाह है क्या? गरीबी के सामने मेहनत करके जूझना गुनाह है क्या? गरीबी से बाहर निकलने के लिए रेल के डिब्बे में चाय बेचना पाप है क्या? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, ये नेता क्या भाषा बोल रहे हैं। हमने चाय बेची है, रेल के डिब्बे में चाय बेची है, हमने किसी के जेब नहीं काटी है। क्या गरीब की मां के पेट से पैदा होना गुनाह है? ये क्या भाषा बोली जा रही है देश में? और भाइयों बहनों, अगर गुड पॉलिस वाले को भी देश की जनता आशीर्वाद दे तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है।
टांगा चलाने वाला हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, खेत में मजदूरी करने वाला हो, रोड पे सफाई करने वाला हो, लेकिन अगर देश की जनता आशीर्वाद दे तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र है। और कांग्रेस के नेता कान खुल करके सुन लो, यह देश चाय बेचने वाले को पसंद करे या न करे वो तो समय तय करेगा, लेकिन देश बेचने वालों को देश कभी पसंद नहीं करेगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां कोई नौजवान है जो अपने गांव में बूढ़े मां बाप को छोड़ करके, अपने गांव के यार दोस्तों को छोड़ करके, अपने गांव के खेत खलिहान छोड़ करके क्या दिल्ली आने के लिए कोई खुश है क्या? अगर उसे अपने गांव में खेत में पानी मिला होता, उसे अगर अपने गांव में काम मिला होता, तो कोई नौजवान गांव छोड़ता क्या? कोई दिल्ली में आता क्या? झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारता क्या? पानी के लिए तरसता क्या? रोजगार के लिए भटकता क्या? ये क्यों करना पड़ा? ये मजबूरी क्यों आई? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। देश आजाद हुआ तब से आप सरकार चला रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के गांव का विकास किया होता तो गांव के मेरे नौजवानों को अपने प्यारे मां बाप को छोड़ करके दिल्ली की गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। यह आपका पाप है, यह आपके पाप का परिणाम है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, जैसे गरीब के लिए कांग्रेस की सोच गलत है, गरीब के प्रति उपेक्षा का भाव है, कांग्रेस के लिए गरीब ये मतदार है। मतदार कांग्रेस के लिए वो इंसान नहीं है भाइयों बहनों। वो उसे वोट मानते हैं, वे इनसे इंसान नहीं मानते हैं, वे उसे शक्ति नहीं मानते हैं। भाइयों बहनों, हमारी नजर में हिंदुस्तान का गरीब से गरीब इंसान भी भारत की अनमोल ताकत है, भारत की शक्ति है, और उसी के भरोसे हम देश को आगे बढ़ाने का संकल्प करने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ये बढ़ते हुए शहर, इसको संकट मानती है। अर्बनाइजेशन को बहुत बड़ा संकट मानती है। अब कांग्रेस पार्टी लोगों को गांव से शहर की तरफ जाना रोक तो पाती नहीं है। दूसरी तरफ बढ़ते हुए शहरों को संकट मानती है। मैं मानता हूं ये मूलभूत गलती है कांग्रेस की। अब समय की मांग है कि हिंदुस्तान अपनी सोच बदले और हम शहरीकरण को संकट न समझे, चुनौती न समझे, हम शहरीकरण को अवसर में पलट दें, अवसर सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, गुजरात आपके सामने उदाहरण है। गुजरात बहुत तेज गति से अर्बनाइजेशन हो रहा है। हम डरे नहीं, सोने नहीं बैठे, क्या होगा, अब कहां जाएंगे, लोग रहेंगे कहां। भाइयों बहनों, इसको हमने अवसर में पलट दिया। आज सबसे ज्यादा आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र बना दिए हमने शहरों को।
लोगों को अच्छी रहने की सुविधा का प्रबंध किया, जीवन में सुधार लाने के लाए। और मैं कहूंगा, अगर दिल्ली सरकार को समय हो तो हमने अर्बन डेवलपमेंट की क्या पॉलिसी बनाई है जरा देख ले। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के पास देश को कैसे आगे ले जाना, नौजवान को रोजगार कैसे मिले, इन विषयों पर न सोच है न सोचने की तैयारी है। अब आजकल क्या करते हैं, आए दिन आपको मेट्रो दिखाते हैं ना, मेट्रो बनी, मेट्रो की। सच्चाई तो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुआ था, सच्चाई है कि नहीं? लेकिन ये इतना, सूरज के सामने भी सत्य छुपाने की इनकी ताकत देखो। आपने दिल्ली वालों ने देखा है, जाना है, समझा है, तो भी वो बोलते ही रहते। भाइयों बहनों, लेकिन आपको मालूम है, आपकी दिल्ली में जिस मेट्रो ट्रेन में आप लोग सफर करते हैं और जिसके लिए कांग्रेस की सरकार दिल्ली वासियों को गुमराह कर रही है, जो काम अटल जी के समय हुआ उसको अपने खाते में डाल रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको पता है, ये जो मेट्रो ट्रेन के डिब्बे वो डिब्बे गुजरात से बन के आते हैं। इस बात को छुपाते हैं लोग। अगर हिम्मत है तो जरा विकास के मुद्दों पर चर्चा करिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने दिल्ली का हाल ये किया है कि आपको शुद्ध पानी भी नहीं मिलता है, शुद्ध खाने का तो सवाल ही नहीं है। और भाइयों बहनों, आपको शुद्ध हवा भी नहीं मिलती, क्योंकि कांग्रेस की नीयत भी शुद्ध नहीं है। इसी का नतीजा है कि आपको कोई भी चीज शुद्ध प्राप्त नहीं होती है। और जब तक आप इन्हें नहीं मिटाओगे, भैया वो कैमरा वाला घूमता रहेगा, आपकी तस्वीर बैठे रहोगे तो भी छपेगी, चिंता मत करो। भाइयों बहनों, आज देश में सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी समस्या है कुशासन, सबसे बड़ी समस्या है भाई भतीजावाद, वंशवाद। भाइयों बहनों, इन सब से हमें मुक्ति पानी होगी। ये कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था, जरा जवाब दीजिए। 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था, महंगाई गई? इतना ही नहीं, ये महंगाई का, गरीब का मजाक उड़ाते हैं। ये कहते हैं गरीबी बरीबी कुछ होती नहीं है, गरीबी ये तो मन की अवस्था होती है। उनके शहजादे ने कहा गरीबी ये तो मन की अवस्था होती है। भाइयों बहनों, जो लोग गरीब के लिए ऐसी सोच रखते हैं, वे कभी गरीबी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। वोट मिल जाए गरीब के ठिकाने पर और सरकार के ठिकाने पर, यही कारोबार चलता रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस कांग्रेस पार्टी से मुक्ति चाहिए। आप देखिए, भ्रष्टाचार बहुत सालों के बाद, जयप्रकाश नारायण जी के जाने के बाद एक अन्ना हजारे जी का उदय हुआ और अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जुगल बजाया। एक आशा बंधी थी मेरे जैसे लोगों को कि अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में फिर एक बार देश खड़ा हो जाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार जाएगा।
लेकिन इतने एक पवित्र आंदोलन को, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही पवित्र लड़ाई को कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के खातिर, अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के खातिर अन्ना हजारे जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ की पवित्र लड़ाई के पीठ पे छुरा भोंका, उस पूरी लड़ाई को खत्म कर दी अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी दिखाती है एक हाथ और लूटती है दो हाथों से। दिखाती है एक हाथ और लूटती है दो हाथों से। और अब जो नए नवेले लोग आए हैं, वो तो हाथ उनको कम पड़ रहे हैं, झाड़ू मार करके लूटने की पैरवी कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री बनाइए। हम दिल्ली के शासन को पोलियो से मुक्त करेंगे, हम हिंदुस्तान के शासन को लगे पोलियो को हटाएंगे और हम हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त बना करके रहेंगे। इसी काम को करने के लिए आप मदद करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मोदी जी, आपने जो संदेश दिया है, इस उत्तर पश्चिम लोकसभा के अंदर सारे के सारे हमारे उम्मीदवार विजयी होकर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं यहां आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेषकर प्रशासन, दिल्ली पुलिस का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, यहां के जिले के अध्यक्ष विनय रावत जी, अनिल जैन जी, नरेंद्र बिंदल जी, संसार सिंह जी, सुशील उपाध्याय जी, बलवीर चौधरी जी, नंदराम बागड़ी जी, राजौरा जी, ताराचंद बंसल जी, सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, अभिनंदन। आगामी 4 तारीख को कमल पर बटन दबाकर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी को देश की कमान सौंपे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।